नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4.0 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। मेरे साथ हैं आकांक्षा, अंजनी और धीरेन्द्र। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की, जहां नर्मदा जिले में भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में उन्होंने संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 2021 में भगवान बिरसा मुंडा जयंती को हमने जनजातीय गौरव बनाने की पेशकश की थी। यह हमारे भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा। देश के स्वाभिमान, सम्मान, स्वराज की बात आने पर जनजातीय समाज सबसे आगे खड़ा मिला। आदिवासी समाज से निकले नायिका नायिकाओं ने देश के मान बढ़ाने का काम किया। मैं तो बनारस का सांसद हूं और बनारसियों ने संत कबीर की धरती, इसलिए संत कबीर का मेरे जीवन में एक अलग स्थान स्वाभाविक है। मैं इस मंच से उन्हें भी प्रणाम करता हूं। साथियों, आज यहां देश के विकास और जनजातीय कल्याण से जुड़े कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। पीएम जनमन और अन्य योजनाओं के तहत यहां 1 लाख परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में एकलव्य मॉडल स्कूलों और आश्रम स्कूलों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं तो बनारस का सांसद हूं और वो संत कबीर की धरती है, उनका मेरे जीवन में अलग स्थान है। यहां गुजरात पर मैं 1 लाख परिवारों को पक्के मकान दिए गए, एकलव्य मॉडल स्कूल की शिलान्यास किया गया। ऐसी कई सारे कल्याण योजनाओं के लिए जनजातीय परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज श्री गोविंद गुरु के नाम से जनजातीय भाषा संवर्धन केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ भील, बसावा, गरासिया, कोंकणी जैसी जनजातीय भाषा की बोलियों और गीतों को यहाँ संरक्षित किया जाएगा। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया था। यहाँ कुपोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा का अभाव रहा। आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी नहीं रही, यही उनकी पहचान बन गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी समाज के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आजादी के बाद ये काम होना चाहिए था, लेकिन कुछ ही परिवारों को आजादी का क्रेडिट देने में इन लोगों को भुलाया गया। उन्होंने कहा कि पहले बिरसा मुंडा को याद नहीं किया जाता था। हमने तय किया कि हमारी अगली पीढ़ी को पता चले कि बिरसा मुंडा ने हमारे लिए क्या किया है, और इसीलिए हमने देश में कई ट्राइबल म्यूजियम बनाए हैं। मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहां पर मैंने शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम का शिलान्यास भी किया। और देखिए 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट के बाद श्रीनगर के नौगाम में 14 नवंबर की रात को एक जबरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई। कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। नौगाम के एक थाने में धमाके पर गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रसाद लोखंडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नौगाम धमाके के कारणों की जांच जारी है। धमाकेपूर्ण घटना में 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने नौगाम हादसे की जांच के आदेश दिए और अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना और साथ इस हादसे में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा डीजीपी नलिन प्रभात ने भी बताया कि फरीदाबाद से बरामद भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, केमिकल्स को जांच के लिए नौगाम थाने लाया गया और इसकी संवेदनशीलता, इसकी प्रकृति को देखते हुए संभाल कर काम किया जा रहा था, लेकिन बीती रात अचानक से इसमें विस्फोट हो गया। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने नौगाम थाने में हुए धमाके को एक दुर्घटना बताया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि थाने में हुआ विस्फोट कोई आतंकी साजिश या हमला नहीं, सिर्फ एक हादसा था जो एफएसएल टीम की जांच के दौरान हुआ है। An accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime wing photographers,
2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital. 14 नवंबर की रात को नौगांव में धमाके के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। दक्षिणी श्रीनगर में विस्फोट की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। थोड़ी ही देर में थाने से तेज आग की लपटें उठने लगी। सूचना मिलती है एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। कोलकाता हाई कोर्ट ने किसी अपराध में आरोपी नाबालिग आरोपियों को बड़ी राहत दी है। कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब किसी भी अपराध के आरोपी नाबालिग भी एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर पाएंगे। इससे पहले सिर्फ बालिग आरोपियों को ही गिरफ्तारी से पहले जमानत का हक हुआ करता था। यह फैसला जस्टिस JS गुप्ता, जस्टिस तीर्थंकर घोष और जस्टिस विवास पटनायक की बेंच ने दिया। देश की किसी भी हाई कोर्ट की तरफ से सुनाया गया इस तरह का यह पहला फैसला है। कोलकाता हाईकोर्ट के 3 जजों की डिवीजनल बेंच ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तब लागू होता है जब नाबालिग पकड़ा जाता है और उसे जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश किया जाता है, लेकिन अग्रिम जमानत तो गिरफ्तारी से पहले का अधिकार है ताकि किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। ये मामला उन 4 नाबालिगों की याचिका की सुनवाई से हुआ जिन्हें 2021 में पश्चिम बंगाल में रघुनाथगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों में गिरफ्तारी का डर था। जस्टिस JS गुप्ता और जस्टिस तीर्थंकर घोष ने फैसले पर सहमति देते हुए कहा कि अगर ये मान लिया जाए कि नाबालिगों को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी तो इसका मतलब होगा कि बच्चों से वो अधिकार छीन लेना जो बालिगों को मिलता है। ये नाबालिगों की बेहतरी के खिलाफ है। संविधान में दी गई व्यक्तिगत आजादी को कम करने का कोई इरादा लॉ बनाने वालों का बिल्कुल भी नहीं था और इसीलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो बच्चों की भलाई के लिए बना है उससे ऐसा कानून नहीं माना जा सकता जो बच्चों को किसी दूसरे फायदे वाले कानूनी अधिकार जैसे अग्रिम जमानत से रोक सके। हालांकि तीसरे जज जस्टिस विवास पटनायक इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि नाबालिगों को अग्रिम जमानत देने की अनुमति से JJ एक्ट द्वारा बनाई गई नाबालिगों की सुरक्षा वाली व्यवस्था कमजोर हो सकती है। एक्ट में गिरफ्तारी के बाद नाबालिगों के लिए खास कल्याण आधारित जांच प्रक्रिया तय की गई है और अग्रिम जमानत इससे प्रभावित कर सकती है। एंटीसिपेटरी बेल CRPC की धारा 438 के तहत मिलती है और इसका मतलब है कि गिरफ्तारी से पहले मिलने वाली जमानत अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि पुलिस उसे किसी मामले में गिरफ्तार कर सकती है तो वो पहले से ही सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर जमानत मांग सकता है। जोधपुर में 17 दिन के मासूम की बेहद क्रूर तरीके से हत्या का मामला सामने आया। नवजात की 4 मौसियों पर बच्चे की हत्या का आरोप है। चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने पहले बच्चे के हाथ पैर तोड़े, फिर गला दबाकर हत्या की। पुलिस को आशंका है कि बच्चे की हत्या जादू टोने के कारण हुई है। जांच में सामने आया कि बच्चे की मां सुमन कुछ दिन पहले अपने मायके आई थी। शुक्रवार की शाम को जब सुमन बाथरूम में थी तो उसकी 4 बहनों ने बच्चे की हत्या कर दी और शव को घर में ही फेंक दिया। प्रारंभिक जांच में परिवार में आपसी विवाद की भी जानकारी सामने आई। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है।